नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं हूँ प्रीति योगी। और आज हमारा स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर अपन ने कल छोड़ा था 20वीं शताब्दी, वही चैप्टर नंबर 13 खड़ी बोली। उसमें अपन ने यहाँ तक बात की थी 20वीं शताब्दी में पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। तो इसमें अपन ने यहाँ तक किया था, ये लास्ट में, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, ये हो गया था। तो फिर यहाँ से अपन बात करेंगे 20वीं शताब्दी के आरंभ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया और वे साहित्य जगत में प्राय सर्वसम्मति से नेता मान लिए गए। उनके तथा कई अन्य रचनाकारों के अथक प्रयासों से द्विवेदी युग में भाषा द्वैत समाप्त हुआ, अर्थात पद्य और गद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार कर लिया गया। अयोध्या प्रसाद खत्री व गौरी दत्त तथा बाबू श्याम सुंदर दास के साथ साथ पंडित श्रीधर पाठक तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जैसे कवियों ने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। हरिओद ने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रचा और उसकी भूमिका में लिखा, यदि उसमें कांतता और मधुरता नहीं आ पाई तो यह मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। इसी समय आचार्य केशोरीदास वाजपेयी व पंडित कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण भी लिखे। स्पष्ट है कि इस समय हिंदी की कविता की भाषा बन गई थी। हालांकि इस युग में जो कविताएं लिखी गई वह प्राय इतिवृत्तात्मक होकर रह गई, अधिक प्रभावपूर्ण और रसात्मक नहीं हो सकी। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा पंडित श्रीधर पाठक निम्नलिखित कविताएं द्रष्टव्य। उनकी कविताएं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त अपने सब सेवक समूह पर स्वामी का आदर सत्कार प्राय घटा बड़ा करता है, सदा प्रायोजन के अनुसार। ये किन्होंने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर है बीता कार्तिक मास, शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है, श्रीधर पाठक ने। छायावाद में पहली बार खड़ी बोली काव्य भाषा के उस चरम स्तर पर पहुंची जहां भावना कल्पना और प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, लयात्मकता और ध्वन्यात्मकता जैसे काव्योचित गुण उसमें पूरी तरह उपलब्ध होने लगे। पंत प्रसाद निराला और महादेवी की रचनाओं में भाषा का यह स्तर कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इन कवियों ने समास गुण का अद्भुत प्रयोग कविताओं में किया, जिसकी कमी भारतेंदु को खलती रही थी। निराला की राम की शक्ति पूजा खड़ी बोली में समास गुण की उपस्थिति का विराट प्रमाण है। अपने आंतरिक सूक्ष्म कथ्य के अनुरूप उन्होंने अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों के शब्दों का न सिर्फ अनुवाद किया, जैसे ब्रोकन हार्ट तो भग्न हृदय, गोल्डन लाइट स्वर्णिम प्रकाश, बल्कि नए शब्द भी गढ़े, जैसे स्वर्णिम स्वप्निल इत्यादि शब्दों की सांगीतिकी योजना का ध्यान रखते हुए काव्य रचना करना इनकी भाषा की एक और अनूठी विशेषता थी। जैसे उठ उठरी, लघु लघु, लोल लहर या जर 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 निर्जर गिरी सर से। यह भाषा अपने मिजाज में तत्समी है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से जानदार है। बिंब, प्रतीक, लक्षण, शक्ति और लय जैसे तत्व इसकी आंतरिक प्रकृति में बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। प्रगतिवाद के दौर में खड़ी बोली काव्य भाषा पुनः भावना और कल्पना के लोक से उतरकर जटिल यथार्थ की ओर उन्मुख हुई। प्रगतिवादियों के अनुसार भाषा का काम विचारों का स्पष्ट संप्रेषण मात्र है। प्रतीकों का प्रयोग भाषा को असंप्रेषणीय बनाता है। लक्षणा के स्थान पर अभिधा शक्ति ही इनके
इनके अनुसार साहित्य की भाषा में प्रमुख होनी चाहिए। इस काव्यधारा की भाषा तेज और ओज से भरी भाषा है, जिसमें अन्याय और शोषण से लड़ने का जोश साफ दिखता है। इन प्रगतिशील तथा यथार्थवादी विचारों को सफलतापूर्वक वहन करके खड़ी बोली ने अपनी क्षमताओं का और अधिक विस्तार किया है। उदाहरण के लिए केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। किन्होंने कहा? ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। प्रयोगवाद में खड़ी बोली काव्य भाषा पुनः एक नया रूप धरा। इसका शब्दावली पुनः कुछ छायावाद जैसी हुई, किंतु नए प्रतीकों, उपमानों तथा बिंबों संयुक्त होकर ये शहरी जीवन की जटिल मनस्थितियों को बारीकी से व्यक्त करने का सफल माध्यम बन गई है। यहाँ लक्षण शब्द शक्ति पुनः केंद्र में आ गई है। प्रतीकों का प्रयोग फिर से लौटने लगा तथा भाषा को जीवन की सहजता से जोड़ने के लिए अंग्रेजी के शब्दों को भी खुले आम शामिल किया गया। भाषाई नवीनता और प्रयोगधर्मिता की कोशिश में लगे इन कवियों को नए उपमानों की खोज व्याकुल कर रही है। अज्ञेय लिखते हैं, अगर मैं तुमको ललाटे जांच के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उतला था कि सुना है, या कि मेरा प्यार मेला है, बल्कि केवल यही है, ये उपमान मेले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच के। नई कविता में नई बोली काव्य भाषा कुछ नए रूपों में आई, जहाँ प्रयोगवाद की भाषा केवल व्यक्तिक और साहित्यिक अनुभवों तक सीमित हो गई थी। यह भाषा अपनी परिधि से बाहर निकलकर शहर के आम आदमी की आम समस्याओं तक पहुंची। इसी वजह से नई कविता की भाषा शब्दों की दृष्टि से सरल होते हुए भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूरी जटिलता को धारण करती है। अंग्रेजी के शब्दों का यहाँ भी खुल्लम खुल्ला प्रयोग हुआ है, जैसे टिक 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 टिक, लेट मी स्पीक, टिक 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 टिक, लेट मी स्पीक। सहज भाषा को ही वाक्य भाषा बनाने की मांग कई कवियों ने की है। फिर है बिंब और प्रतीक को मारिए गोली, मेरे साथ बोलिए खड़ी फर्रुखाबादी बोली। ये कहा है सर्वेश्वर जी ने। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता की भाषा की मूल विशेषता इसमें विद्यमान बिंब क्षमता या बिंबों का आग्रह इतना प्रबल रहा है कि कई कवि तो कविता की परिभाषा बिंबों की श्रृंखला के रूप में ही करते रहे। सर्वेश्वर का निम्नलिखित उदाहरण नई कविता की बिंब प्रियता के साथ साथ तत्कालीन काव्य अनुभूति में निहित विसंगति बोध व्यक्त करता है। कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है, जो मैं इसे सीता हूँ। नई कविता के बाद भी खड़ी बोली काव्य भाषा संदर्भों के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रही हैं। इसका एक बेहद सुंदर स्वरूप वह है जो आज़ादी के बाद हिंदी गज़ल परंपरा में उभरा है। इस परंपरा में आकर पहली बार खड़ी बोली हिंदी ने सादगीपन में निहित वह प्रभाविकता हासिल की है जो प्राय उर्दू गज़लों में ही दिखाई देती रही है। दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छी है ना लाइन। ये किन्होंने कही है? दुष्यंत कुमार जी ने।
हो चुके पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर अब आग जलनी चाहिए। समकालीन काव्य भाषा के रूप में भी खड़ी बोली पूरी सार्थकता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। समकालीन जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बहुत से परस्पर स्वतंत्र और विरोधी रंग हैं। कई आयाम है। जटिलता की इस चरम अवस्था में वर्तमान जीवन की विद्रुपताओं को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली में नई शैलियों का विकास हुआ है। एक समकालीन कविता में खड़ी बोली के माध्यम से उपभोक्तावाद पर इस प्रकार चोट की गई है। खुले खुले बदन पर साबुन का जाग हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत। ये महिला के लिए कह रहे हैं। क्या मतलब, कैसे खुले खुले बदन पर साबुन का जाग हो गई औरत। मतलब आजकल हर चीज़ के लिए औरतों का इस्तेमाल करने लगे लोग, और औरत को मतलब कमज़ोर समझते, परंतु औरत कमज़ोर नहीं हो सकती और है ही नहीं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पिछले एक शताब्दी के प्रत्येक चरण में हिंदी भाषी जनता मानसिकता को पूरी प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करती रही है। फिर गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास, पहले पद्य भाषा के अब गद्य भाषा। गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। यद्यपि खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में 19वीं शताब्दी में ही प्रमुखता से उभरी, किंतु इसमें साहित्य की दीर्घ परंपरा मध्यकाल से ही विद्यमान रही। गद्य भाषा के रूप में भी इसका इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब अकबर के समकालीन कवि गंग ने हिंदी की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी। इसके बाद 1710 ईस्वी में सूरती मिश्र ने बेताल पच्चीसी की रचना की और 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठी की। इसके अतिरिक्त दक्षिणी हिंदी में तो साहित्य की शुरुआत ही गद्य से हुई और ये सारा साहित्य खड़ी बोली की ही एक विशेष शैली का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है 19वीं सदी में खड़ी बोली गद्य भाषा का विकल्प। खड़ी बोली में गद्य भाषा का विकल्प 19वीं शताब्दी में गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का तीव्र विकास हुआ, जिसके मूल कारणों में आधुनिकता का आगमन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ईसाई मिशनरी व नव जागरणवादियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाना तथा गद्य का साहित्य के केंद्र में आना प्रमुख रहे। इसके तीव्र विकास में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फोर्ट विलियम कॉलेज के चारों अध्यापकों लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां और सदाशुक लाल नियाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने आगे चलकर भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र ने शिव प्रसाद सितारे हिंद की परंपरा को आगे बढ़ाया और बाल कृष्ण भट्ट और श्रद्धाराम फिलोरी ने लक्ष्मण सिंह जैसी शैली का प्रयोग किया। कुल मिलाकर 20वीं शताब्दी के आगमन तक खड़ी बोली गद्य में निर्विवाद रूप से स्वीकृत हो चुकी थी और अब भाषाई द्वैत की समाप्ति का समय आ गया था, जिसने उसे गद्य भाषा के साथ साथ पद्य भाषा के रूप में भी स्थापित किया है। फिर 20वीं सदी में खड़ी भाषा का विकास। 20वीं सदी में 19वीं सदी में खड़ी भाषा का विकास, 20वीं सदी में खड़ी भाषा का विकास। 20वीं सदी की शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खड़ी बोली गद्य भाषा में सबसे महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में खड़ी बोली के शुद्ध और मानक रूप की स्थापना होने लगी। उनकी प्रेरणा से पंडित कामता प्रसाद गुरु तथा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण लिखे, जो उसके परिष्कृत गद्य भाषा बनने के लिए जरूरी थे। इस समय तक खड़ी बोली के माध्यम से हिंदी नाटक, उपन्यास और निबंध की परंपराएं मजबूत हो चुकी थी। खड़ी बोली पत्रकारिता का सफल माध्यम बन चुकी थी और 1901 ईस्वी में माधवराव स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी से कहानी विधा की शुरुआत भी हो गई थी। आचार्य शुल्क 1909 ईस्वी में चिंतामणि का पहला संस्करण प्रस्तुत कर चुके थे। इसके अतिरिक्त श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह तथा पदम सिंह शर्मा जैसे लेखक विविध गद्य शैलियों के विकास में जुटे थे। 1915 ईस्वी के बाद हिंदी गद्य की विभिन्न शैलियाँ तेजी से उभरने लगी, जो कुछ मायनों में परंपरा का विस्तार थी।
और कुछ मामलों में नवोन्मेष सबसे पहली शैली वह है जिसकी जड़ें शिव प्रसाद सितारे हिंद और 1873 ईस्वी के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र में दिखाई देती है। यह वह शैली है जिसमें हिंदी के हिंदुस्तानी रूप को महत्व दिया जाता है। इसमें न तो संस्कृत के प्रति आकर्षण दिखता है और न ही अरबी फारसी परंपरा से पर है। इस परंपरा में सबसे सशक्त लेखन प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क तथा यशपाल जैसे लेखकों ने किया है। प्रेमचंद इस शैली के प्रतिनिधि हैं। उनकी भाषा एकदम सरल है, लोक जीवन की शब्दावली से भरी है और मुहावरों लोकोक्ति के प्रयोग के कारण समाज से गहराई से जुड़ी है। उदाहरण के लिए, जब दूसरों की पांव तले अपनी गर्दन दबी है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल हैं, तथा मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी जैसे वाक्यों में सहज मुहावरेदार भाषा की ताकत साफ नजर आती है। खड़ी बोली गद्य की दूसरी शैली वह है जो लक्ष्मण सिंह और बालकृष्ण भट्ट की परंपरा का विस्तार है। इस शैली में संस्कृत शब्दावली का मोह दिखता है। समास गुण व सूत्र भाषा को प्रशंसा की निगाह से देखा जाता है। इस शैली का प्रयोग 20वीं सदी में मुख्यतः जयशंकर प्रसाद के नाटकों, आचार्य शुल्क के निबंधों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा तथा अज्ञेय के शेखर एक जीवनी जैसे उपन्यासों में दिखता है। आचार्य शुल्क के निबंध इस शैली का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। तत्समी शब्द कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक इस दूसरा नहीं। यह सूत्री शैली, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। सूत्र शैली, कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुद विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। प्रतीकात्मकता, हिंदी गद्य की तीसरी शैली वह है मनोवैज्ञानिक उपन्यासों और कहानियों में विकसित हुई ये रचनाएं बहिर्जीवन पर नहीं, अंतर जीवन पर केंद्रित होती है। इनमें घटनाएं कम, चिंतन मनन व विश्लेषण ज़्यादा होता है। इसीलिए इन रचनाओं की शैली बेहद सूक्ष्म, सारगर्भी तथा प्रतीकात्मक होती हैं। खड़ी बोली हिंदी में इसका सबसे बेहतर प्रयोग जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी तथा अज्ञेय की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि रखती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। सूत्र भाषा, पीड़ा तपस्या है किंतु असली तपस्या तो जिज्ञासा है क्योंकि वह सबसे बड़ी पीड़ा है। मित कथन शैली, कब से तुम्हें बहन कहता आया है, पर बहन जितनी पास होती है उतनी पास तुम नहीं हो, इसीलिए वह जितनी दूर होती है उतनी दूर भी तुम नहीं हो। सूक्ष्म चिंतन मनन की शैली, पतंग को देखो कितना ऊंचा उड़ पाती है, प्रमोद में पतंग होना चाहती हूँ। प्रतीकात्मक शैली, खड़ी बोली गद्य की एक अत्यंत विशिष्ट शैली आंचलिक उपन्यासों व कहानियों में दिखता है। यूँ तो इसका सांकेतिक शुरुआत शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से ही हो गई थी, किंतु इसे परिपक्व रूप प्रदान करने में फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वोच्च योगदान रहा है। उनके अतिरिक्त नागार्जुन, रामधरस मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सानी जैसे लेखकों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंचलिक गद्य शैली की विशेषता यह है कि उसमें देशज शब्दों की भरमार होती है, तत्सम व अंग्रेजी शब्दों के भ्रष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं। लोकगीत व लोक संगीत के तत्व उपस्थित रहते हैं। इस शैली की रचनाएं अन्य क्षेत्रों के पाठकों के लिए दुर्बोध होती है, किंतु उस क्षेत्र विशेष के पाठकों के लिए बेहद जीवंत होती हैं। उदाहरण के लिए, तंत्रिमा टोली में गमागम पंचायत हो रही है। देशज शब्दावली, तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकोवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। देशज शब्दावली ये गाँव में, देशों में बोली जाती है। ठीक है, फिर इस पिताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बेस चर्मन बाबू जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा बेस चर्मन बाबू।
खड़ी बोली गद्य की एक प्रसिद्ध शैली वह भी है जो सामाजिक चिंतकों व टिप्पणीकारों के निबंधों व लेखों में विकसित हुई है। इसे तार्किक शैली कहा जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में ये नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और पुरुषोत्तम अग्रवाल के लेखन में दिखती है। तो सामाजिक चिंतन के प्रसंग में राजकिशोर, राजेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, प्रभाष जोशी, अभय कुमार दुबे तथा प्रियदर्शन आदि के लेखों में इस शैली में हिंदुस्तानी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए किसी विषय का सूक्ष्म तार्किक विश्लेषण किया जाता है। इसमें विचारों की कसावट और प्रवाह में ही अभिव्यक्ति साफ दिखाई पड़ती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। ईसाई मिथकों में ईश्वर का पहला विरोध हव्वा ने ही किया था, जब उसने आदम को ज्ञान का वर्जित फल चखने को प्रेरित किया। क्या इसी की सजा यह थी कि ज्ञान की दुनिया से हव्वा की बेटियों को देश से देश निकाला दे दिया गया? राजकिशोर, कोई महान नायक आएगा और सभी कुछ ठीक हो जाएगा। इस सपने में अब हमारी आस्था नहीं रह गई। इस व्यवस्था तंत्र में आप या कोई भी क्या कर लेगा? अपने को धर्मनिरपेक्ष बता कर कब तक हम दूसरों की धर्मताओं, जहालत, रूढ़िवादिता और कठ मूल्यपन को बढ़ावा देते रहेंगे? राजेंद्र यादव, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली के गद्य भाषा के तौर पर विकास के विविध आयाम छुए हैं। उपरोक्त आयामों के अतिरिक्त कई और भी शैलियाँ इसमें विकसित हुई, जैसे विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय की ललित निबंध शैली, हरीश शंकर प्रसाई आदि की व्यंग्य शैली, सुधीश पचौरी जैसे लेखकों की मितकथन या सूत्र शैली, मृणाल पांडे तथा पुष्पेश पंत की रूपक व मुहावरेदार शैली इत्यादि। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सिर्फ 150 वर्षों की अल्प अवधि में खड़ी बोली ने गद्य भाषा के स्तर पर विलुप्त संभावनाओं की उपलब्धि की। तो ये अपना हो गया। इसमें पिछले बहुत सारे पिछले यूपीएससी में यूपीएससी के 2017 में पाँच क्वेश्चन आए थे 2017 में। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। दक्षिणी हिंदी का परिचय दीजिए। रहीम की कविता की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। खुसरो की काव्य भाषा की मुख्य विशेषता पर टिप्पणी दीजिए। फिर है 2016 के अंदर 2 क्वेश्चन है। दक्षिणी हिंदी के साहित्यिक विकास के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण पर टिप्पणी और बहुभाषी विद खुसरो एवं उनकी कविता पर टिप्पणी 2016। फिर वापस 2016 में फिर एक क्वेश्चन और है। सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का प्रासंगिक रूप टिप्पणी कीजिए। 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे। दक्षिणी हिंदी की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए और संत साहित्य की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। फिर 2014 के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे। दक्षिणी हिंदी के स्वरूप का परिचय दीजिए। संत साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। रहीम की कविता की मार्मिकता के लिए प्रमुख कारण की टिप्पणी कीजिए और खुसरो की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए। फिर 13 के अंदर भी 4 क्वेश्चन आए थे। 2013 के अंदर भी 4 क्वेश्चन आए थे। खुसरो की कविता के आधार पर उनकी लोक चेतना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। रहीम की कविता के मर्म का उद्घाटन कीजिए एवं उसकी लोकप्रियता के कारणों का निर्देश दीजिए। दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं टिप्पणी। खुसरो की कविता की विशेषताएं टिप्पणी। फिर 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आता है। खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप खुसरो और रहीम का संदर्भ टिप्पणी। 11 के अंदर एक क्वेश्चन। रहीम की काव्य भाषा का स्वरूप और वैशिष्ट बताइए। 10 के अंदर संत साहित्य में विद्यमान खड़ी बोली के प्रमाण टिप्पणी। फिर 2009 के अंदर सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का स्वरूप टिप्पणी। 2008 के अंदर दक्षिणी हिंदी पर टिप्पणी। 2007 के अंदर 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास और प्रारंभिक खड़ी बोली और अमीर खुसरो टिप्पणी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास टिप्पणी। खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं टिप्पणी। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख हस्ताक्षर टिप्पणी। सिद्धनाथ साहित्य में प्रारंभिक खड़ी बोली। दक्षिणी हिंदी के विकास में आदिल शाह शासकों का योगदान टिप्पणी। अमीर खुसरो की हिंदी टिप्पणी। खड़ी बोली हिंदी के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उसके मानकीकरण पर प्रकाश डालिए। दक्षिणी हिंदी क्षेत्र और भाषा स्वरूप टिप्पणी। आदिकालीन हिंदी का भाषा स्वरूप टिप्पणी और आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं 2000। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि इस जो खड़ी बोली का जो चैप्टर है ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इससे मतलब हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेवे, अच्छे से समझ लेवे, और हो सकता है कि इस बार भी अगले 2021 में भी 2 या 3 क्वेश्चन आ जावे। जो भी यूपीएससी में हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा लेक्चर देखकर अपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं विस्तार से करवाती हूँ। एक एक मतलब कि लाइन बाय लाइन समझाती हूँ, उसको करवाती हूँ पूरा। और अगर आपको मेरा मतलब ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मेरी पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, या फिर आप के पास यूपीएससी तो है बट हिंदी साहित्य नहीं है और आपके दोस्तों के पास है, तो प्लीज़ इस चैनल को उसको शेयर करें, उनको बताएं, शेयर करें कि आप यूपीएससी में हिंदी साहित्य के कैसे आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।